हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस सोशल साइंस का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप लोगों को 7 तरह का एग्जाम होने वाला है। इससे जरूर सवाल पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और बता दूं, ये जितने सारे सवाल मैं बताने वाला हूं ये बिल्कुल ऑफिशियल है, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत सारे इसको जानते भी होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। इसमें से जरूर आप लोग का एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और याद रखिए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सोने वाला तो खोता रहेगा। और याद रखिए, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत करेंगे जो पढ़ेंगे, जो वही आगे बढ़ेंगे, वरना सोने वालों का जिंदगी तो ऐसे ही सोने में बीत जाता है। चलिए शुरू करते हैं, और कितना सवाल है देखते हैं, और उसका क्या क्या जवाब होगा वो भी देख लेते हैं, और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की तरफ और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाएं। और आप लोग तो भी अच्छा वीडियो पहुंचने के लिए बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए देख लेते हैं सवाल। दोस्तों पहला सवाल है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, ये देख सकते हैं। पहला देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इस प्रकार का सवाल अगर पूछे तो भी आप बना लो। पहला ऑप्शन है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे क्या अधिकारों का वितरण नहीं बोलते हैं? तो बिल्कुल इसे बोलते हैं अधिकारों का वितरण। सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है, मतलब क्या अधिकारों का वितरण होता है, अधिकारों का बंटवारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। खनन में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, जिसे एकात्मक सरकार बोलते हैं। क्या अगर मान लीजिए आप विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा बोल ही दिए, बंटवारा कर ही दिए, तो ये तो विकेंद्रीकरण हो गया, ये तो विकेंद्रीकरण हो गया ना। तो एकात्मक सरकार ये नहीं होती है, मतलब ये वाला बिल्कुल गलत है। तो सुमेलित कौन वाला नहीं है? ऑप्शन ख सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी गौर गौर घौ को भी देख सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, उसे हम लोग बोलते हैं सामुदायिक सरकार। और 2 या 2 से अधिक दल के बीच जो साझेदारी होता है उसे हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या इनमें से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का कौन दोस्तों? डच, फ्रेंच, स्पेनिश की जर्म, मतलब बेल्जियम का ये भाषा में नहीं है। कौन है? तो याद रखिएगा, स्पेनिश जो है दोस्तों, ये बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर गौ याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सवाल, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसे राजभाषा घोषित कर दिया? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, आप लोग मॉडल पेपर में भी लगभग ये सवाल था। क्या होगा जब श्रीलंका आजाद हो गया तो उसने किसको अपना राजभाषा घोषित किया? तो दोस्तों सिंहली को। ठीक है, वहां पर सिंहली चूंकि सबसे ज्यादा आबादी में थे, तो सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया श्रीलंका में। 4 नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है, 3 का क हो गया। 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? क्षैतिज वितरण जो होता है वो क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है वो बताना बोला है। तो याद रखिए, क्षैतिज वितरण के अंतर्गत दोस्तों आप लोग का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होते हैं। ठीक है, जब इनके बीच शक्ति का बंटवारा होता है तो उसे ही बोलते हैं क्षैतिज वितरण। और आप लोग कमेंट में बोलना है कि सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। ठीक है, कमेंट में बोलिए, सर्च कीजिए, कहीं से पता कीजिए, और बोलिए कि सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या हो सकता है, वो भी आ सकता है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण क्या हो जाएगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ सूची में शामिल विषय है? संघ सूची आप लोग पता है, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। सम सूची में जो विषय शामिल होते हैं उस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य सूची पर विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। जो समवर्ती सूची पर होती है उस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो 5 में क्या होगा दोस्तों, देखिए कौन संघ सूची में शामिल विषय है। तो संघ सूची में दोस्तों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। जो विदेशी मामले क्या वो केंद्र सरकार के पास है, उसका नियम। बैंकिंग भी क्या केंद्र सरकार अंडर में है, थोड़े राज्य सरकार का है बैंक। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, ये संघ सूची में शामिल विषय है। कौन कौन? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। बाकी ये जितने सारे पुलिस, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, शिक्षा, वन विभाग, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्या है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? भारत की दोस्तों जो अनुसूचित भाषाएं शामिल है जो संविधान में, उसके अनुसार झारखंड की कौन सी भाषा उसमें शामिल है ये बताने बोला। तो याद रख लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का 1 मिनट, हाँ संथाली, या संथाली होता है, तो 6 का घ सही हो जाएगा, संथाली। संथाली भाषा दोस्तों अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की भाषा में शामिल है, झारखंड की भाषा के रूप में अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। अगला सवाल है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल? सत्ता का विकेंद्र मतलब क्या? सत्ता का बंटवारा। ठीक है, विभिन्न समूहों के बीच। तो केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो बिल्कुल सही दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे ही बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, या फिर अलग अलग जगह पे बंटवारा जो भी बोलिएगा। ठीक है, जैसे ये सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोला है देखिए कि 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। शायद आई थिंक ये सवाल मैंने कल ही आप लोग कराया था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से देख लीजिए, वरना फिर अगर मान लीजिए आसान समझ के पढ़ के नहीं जाते हो तो एग्जाम में यही सवाल अगर आ गया तो भी छोड़ के आना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। सर पढ़ाए थे पढ़े नहीं, तो इसलिए पढ़ लो यार, मौका है, बाकी सब तो धोखा है। तो 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 7 पार्टी अलायंस आप लोगों का नेपाल। ख नंबर कहाँ भाग गया भाई, ये देखिए नेपाल यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है आंसर, तो 8 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल में दोस्तों 7 पार्टी अलायंस का गठन हुआ, 8 का ख बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया। दोस्तों यहीं पर तो यहाँ पर आंदोलन हुआ था इस जल को लेकर। क्या किया था, बोलीविया सरकार ने कोचबंगा शहर के जो जलापूर्ति अधिकार था वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब कि कह सकते हैं हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया था। तो जिसके कारण जल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, तो फिर वहाँ के लोग विरोध करने लगे, फिर लास्ट में वापस ले ही लिए थे। ठीक है, अधिकार जो बेचा था वो ले लिया था। 10 नंबर सवाल बोल रहा है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिए 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 भाषाओं को संविधान में दोस्तों अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। समझ गए। अब अगला सवाल हम लोग का है देखिए 11 नंबर, क्या कि ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था उसे क्या कहते हैं। चुन्नटों के सहारे, दोस्तों हमको चुन्नट मतलब नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था उसे डैश कहते हैं, क्या कहते थे। तो याद रखिए दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं अरे यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, याद रखिएगा, फूलर होता है। ठीक है, फूलर वैसे होता है जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था। अर्गुमास्ता तो आप लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं, उसका भी क्वेश्चन आएगा, चलिए देखेंगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत दोस्तों 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर देख रहे हैं क्या बोल रहा है, चलिए 13 में चिल्ला के कह रहा है कि जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार किया था। अब तो समझ लो, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कमेंट, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अरे भाई साहब सुनिए ध्यान से, उन्होंने आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने सुधार किया था। जेम्स वाट ने क्या किया था, जो भाप का इंजन बना था उसमें सुधार किया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर कहें आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ देख सकते हैं उनका नाम न्यूकोमैन। ठीक है, न्यूकोमैन ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था, और जेम्स वाट ने न्यूकोमैन द्वारा जो बनाई गई है ये भाप इंजन, उसमें सुधार किया था। चलिए धर्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, मानव रोग, यहाँ रिंडरपेस्ट क्या था। तो अब भैया आसान सवाल है, पशु रोग कुमारो। ठीक, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें सोचना क्या है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये पूछ सकता है स्पिनिंग जेनी मशीन में कि ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया। तो जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। और अगला सवाल 16 नंबर है। अरे भाई साहब कहाँ भाग रहा है ये। चलिए, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो आप लोग जानते होंगे, जी हाँ बिल्कुल, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, और उन्हीं के नाम पर कोलंबस शहर पड़ा था। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने किस कृषि उत्पाद के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कॉर्न लॉ के द्वारा दोस्तों, कॉर्न से ही नाम से ही समझ सकते हैं, कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न मतलब होता है मकई। ठीक है, तो कॉर्न लॉ, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने किस उत्पाद के आयात पर रोक लगा दी थी, तो मक्का की। ठीक है, कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का। तो कॉर्न लॉ जब लगाई गई थी, कॉर्न दोस्तों ऐसा लॉ था, या ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब फर्स्ट टर्म और दोनों टर्म में आपका ये काम आएगा। पहले सुन लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में लेकर आए हूँ जो आप लोग के सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रख लीजिए। अब देखिए, कॉर्न लॉ आपका था एग्जाम में, तो इसको आप लिख सकते हो। कॉर्न लॉ क्या था, इसमें किसके रोक लगी थी, तो मक्का पर रोक लगी थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बारे में टेंशन मत कीजिए, सर आप बता रहे हैं, आप सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ये 1 लाइन है, छोटा छोटा आंसर है, आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 19वीं सदी में कौन से दो नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। 19वीं सदी में दोस्तों के अंत में कौन से दो राष्ट्र नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम और जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़े तो देखिए हम लोग 19 नंबर सवाल, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिए। क्या बोला, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जी की विश्व व्यापार संगठन G77 क्या होगा। तो बस आप लोग आंसर याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है।
तो ऑप्शन सी 19 का सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल 20 नंबर कहाँ भाग गए भाई साहब, चलिए सर मारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? 20 नंबर जल्दी से आप लोग कमेंट करके सभी लोग आंसर बोलेंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? और हर एक बच्चा कमेंट करेगा, देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं जो भी देख रहे हैं। और दोस्तों इससे आप लोग रिवीजन भी होगा, नया नया चीज़ पढ़ने को भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर वीडियो पाने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी मिलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।